हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि अब थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेनली आपको आगामी एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक्स जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज करना चाहते हो एच पी यू बी एड एंट्रांस का, तो मात्र आपने ₹99 जो हो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एच पी यू बी एड एंट्रांस के रिलेटेड वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो हमारे संविधान में हमें जो है वो टोटल जो है वो 6 जो है वो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें 6 दिए गए हैं, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं, मौलिक अधिकार जो हैं, वे किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आपने याद रखना है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है वो लिए गए हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास जो थे, हमें जो थे वो 7 फंडामेंटल राइट्स यानी कि 7 मौलिक अधिकार जो थे वो दिए गए थे। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा जो 7वां जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया था, ठीक है। अभी प्रेजेंट में जो है वो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि 6 मौलिक अधिकार हैं। अब ये कौन कौन से हैं और किस किस आर्टिकल में इनका वर्णन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं समानता का जो अधिकार है, ठीक है। समानता का जो अधिकार है, इसका जो वर्णन है वे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार का वर्णन है, ये आपने याद रखना है। दूसरा जो आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वे आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है इसका, ठीक है। व्याख्यान है इसका, वर्णन है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है, वह आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसका जो वर्णन है वह आपका आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है, ठीक है। पांचवा जो है वो है आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक है। और संवैधानिक विचारों का जो अधिकार है, छठा जो आपका ये फंडामेंटल राइट है, इसका वर्णन जो है वो आर्टिकल 32 में किया गया है, ठीक है। तो टोटल जो है वो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं संविधान द्वारा। पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार जो था उसे संपत्ति का जो अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो था वो मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। अभी प्रेजेंट में जो है वो 6 मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट है, ये जो मौलिक अधिकार जो हैं वो लिए गए हैं किस देश के संविधान से? ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये आपने नोट भी कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है उसका किन अनुच्छेदों में, किस आर्टिकल में जो है इसका वर्णन है, ठीक है। या फिर शिक्षा का अधिकार हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया, इनका वर्णन जो है वो किन आर्टिकल्स में है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं ईवीएम के बारे में। अभी आपको पता है हिमाचल प्रदेश में भी चुनावी माहौल है। अभी नगर निगम नगर परिषद के जो है वो चुनाव संपन्न हुए हैं। अब आगामी 26 मई, 28 मई और 30 मई को जो है वो पंचायती राज के चुनाव हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अब इलेक्शन से संबंधित हम बात करते हैं ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये आपने ईवीएम के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। ईवीएम जो है, ईवीएम का इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ईवीएम का जो सबसे पहले प्रयोग जो था वो मई 1982 में केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर जो था वो किया गया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का सर्वप्रथम जो प्रयोग था वे 1982 ईस्वी में केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथों पर जो था वो किया गया था, ये आपने याद रखना है।
ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश के 5, राजस्थान के 5 और दिल्ली के 6 विधानसभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर ईवीएम का प्रयोग नवंबर 1998 में जो था वो किया गया था। ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला जो प्रथम राज्य था, वो आपका कौन था? वे गोवा था। ठीक है, तो आपने याद रखना है, ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला जो पहला राज्य था भारत का, वे कौन सा था? वे गोवा था। कब किया था? 1999 में, 1999 में। उसके बाद ईवीएम का जो प्रयोग करके सर्वप्रथम 2004 में, वर्ष 2004 में जो था वो संपूर्ण आम चुनाव, यानी कि जो लोकसभा के चुनाव जो थे, आम चुनाव जो थे, वो सबसे पहले ईवीएम के द्वारा जो थे वो कब किए गए थे? 2004 में किए गए थे। ठीक है, उसमें उस समय जो थे वो यूपीए की सरकार बनी थी हमारे देश भारत में, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद वर्ष 2009 से, ठीक है, वर्ष 2009 से आम चुनाव और सभी विधानसभाओं के चुनाव में जो है वो ईवीएम का प्रयोग होने लगा है। तो जब 2009 में जो आम चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव जो हुए थे, तो 2009 के आम चुनाव से लेकर सभी विधानसभाओं के जो चुनाव जो थे, चुनावों में जो था वो ईवीएम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो था वो प्रयोग होने लगा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है ईवीएम के बारे में कुछ, ये आपके वन लाइन कंसेप्ट थे जो आपको मेनली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम की जो फुल फॉर्म है, वे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान की रचना के बारे में। तो आपको पता है संविधान का ये टॉपिक है, ये इंडियन जीके में मेंशन किया गया है, जो ऑफिशियल सिलेबस है एचपीयू बीएड एंट्रांस का। तो इनको वन लाइनर से ही समझेंगे। तो भारत ने संविधान को जो था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था, यानी कि स्वीकृत किया था, स्वीकारा था। भारत ने संविधान को कब अपनाया था, कब स्वीकारा था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। संपूर्ण संविधान, पूरा संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को जो था वो लागू किया गया था, ये आपने याद रखना है। उसके बाद भारतीय संविधान का जो पिता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव रावजी अम्बेडकर को कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम में आपसे पहले भी पूछा गया था एचपीयूबीडी एंट्रांस में, कि भारतीय संविधान का जो जनक है, या भारतीय संविधान का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि भारतीय संविधान बनाने का जो विचार था, आइडिया जो था, वो सबसे पहले किसने दिया था? तो एम एन रॉय ने दिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, चाहे एच पी बी एड एंट्रांस में हो, चाहे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हो, कि भारतीय संविधान बनाने का जो विचार था, वे सबसे पहले किसने दिया था? तो सबसे पहले वे एम एन रॉय ने दिया था। और भारतीय संविधान का जो जनक है, पिता जो है, वो वी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। विचार दिया था एम एन रॉय ने सबसे पहले, और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक जो है, वो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं, भारत को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणराज्य जो था वो घोषित किया गया था। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो उसमें जो थे 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रेजेंट में जो है वो सूचियाँ जो हैं वो आपकी 12 हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 में प्रस्तावित की थी। मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा की जो सदस्य थी वे 299 थी, और संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां जो थी वो गठित की गई थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वे कब हुई थी? वे 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। ठीक है, पहली बैठक जो थी संविधान सभा की, वे प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक के दौरान जो संविधान सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष जो था, वही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो था वो चुना गया था। ये आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसमें संविधान सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष था, वे किसे चुना गया था? वे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद बात करते हैं, संविधान सभा का जो गठन जो था वो कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार जो था वो किया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को गठित संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का जो बैठक हुई थी, उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष था वे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था।
और 11 दिसंबर 1946 को जो हमारी संविधान सभा का जो गठित संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था, परमानेंट चेयरमैन जो था, वे किसे चुना गया था? वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के ये पहले राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में जो था वो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का जो था वो समय लगा था संविधान बनाने के लिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। उसके बाद बात करते हैं ब्रिटिश भारत की विधान सभाओं से चुने गए सदस्यों का जो पार्टीवार ब्यौरा था वो इस प्रकार था। जैसे कांग्रेस से जो था वो 208 निर्वाचित सदस्य थे, मुस्लिम लीग से 73 थे। उसके बाद यूनियनिस्ट से एक था, यूनियनिस्ट मुस्लिम से एक था, यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियों से एक था, कृषक प्रजा से एक था, अनुसूचित जाति परिसंघ से एक था, सिख गैर कांग्रेसी से एक था, और कम्युनिस्ट से एक था, और स्वतंत्र आजाद इंडिपेंडेंट जो थे वहाँ से आज़ाद थे 296। ठीक है, कुल जो थे वो 296 सदस्य थे। उसके बाद में बात करते हैं संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री VN राव को जो था वो नियुक्त किया गया था, और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का जो कार्य था वे प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 1947 ईस्वी के अगस्त में गठित प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था, अध्यक्ष था, वे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वे कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को जो थी वो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वे कौन थे? वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वे कब हुई थी? वे 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए तय किया गया था क्योंकि उसी दिन को कांग्रेस ने 1930 में आज़ादी दिवस के रूप में जो था वो मनाया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया था संविधान को लागू करने के लिए? क्योंकि उसी दिन को कांग्रेस ने 1930 में आज़ादी दिवस के रूप में जो था वो मनाया था, और 26 जनवरी 1950 को जो था वो संविधान लागू किया गया था। और हम 26 जनवरी को जो है वो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन में 53 अनुच्छेदों और 7वीं अनुसूची में जो था वो संशोधन हुआ था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन में जो था वो 53 अनुच्छेदों यानी कि 53 आर्टिकल्स और 7वीं अनुसूची में जो था वो संशोधन हुआ था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियां अमेरिका के संविधान से जो है वो ली गई हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन था उसकी पावर और उसका गठन जो था वो अमेरिका के संविधान से जो था वो लिया गया था। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा जो था वो अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो डिज़ाइन था वो किसने तैयार किया था? वे पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते थे। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन जो था अपनाया गया था, और हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन के जो रचयिता थे वे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ बातें आपने याद रखनी है। रविंद्रनाथ टैगोर जी एशिया और भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1913 में किया गया था। किसके लिए किया गया था? गीतांजलि के लिए किया गया था। और इन्होंने हमारे राष्ट्रीय गान के नेशनल एंथम के ये रचयिता हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि भारत के साथ साथ और किस देश का जो राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है, उसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है, तो वे बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय गान है हमार सोनार बांग्ला, उसके जो रचयिता हैं वे रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं। जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो उसके विरोध में जो था, बंगाल के विभाजन के विरोध में उन्होंने ये गाना गाने के राष्ट्रीय गान की जो थे वो रचयिता थे हमार सोनार बांग्ला के, जो कि प्रेजेंट में वर्ष 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो उसके बाद उस बंगाल के विभाजन के समय जो उन्होंने गाना लिखा था, वो रचयिता जो थे हमार सोनार बांग्ला, वे 1971 में जाकर जब बांग्लादेश आज़ाद होगा तो वो उसके
राष्ट्रीय गान जो था वो बना था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो उन्होंने जो उस राष्ट्रीय गान के जो रचयिता थे बांग्लादेश के, हमार सुनार बांग्ला, तो वो उन्होंने कब उसको लिखा था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उसके विरोध में जो था वो उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाना लिखा था। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसे जो था वो अपनाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज जो था वो कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के जो डिज़ाइन था वे किसने तैयार किया था, वे पिंगली वेंकैया जी ने किया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जो थे वो चुने गए थे। और भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ही हम जो है वो टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को, ठीक है। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्हीं के जन्म दिवस पर हम जो है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को जो है वो टीचर डे मनाते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है, तो वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप जो था वो पेश किया था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि संविधान सभा का जो अंतिम प्रारूप था वे किसने पेश किया था, तो वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। कब किया था, 4 नवंबर 1948 को पेश किया था। जो संविधान जो था भारत का, वे 26 नवंबर 1949 को बनकर जो था वो तैयार हो गया था। और इसी दिन इस पर अध्यक्ष के जो थे वो हस्ताक्षर हुए थे। हालांकि आपको पता है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था भारत का संविधान, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को जो था वो लागू किया गया था, क्योंकि वर्ष 1930 से ही पूरे भारत में 26 जनवरी का जो दिन था वे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत प्रथम गणतंत्र दिवस जो था वो मनाया गया था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, ये संविधान दिवस जो है, कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। संविधान दिवस जो है, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो कब मनाया जाता है, वे 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। संविधान के अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, परंतु नागरिकता, चुनाव, अस्थायी सदन तथा अन्य कुछ प्रावधान तत्काल अर्थात यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही जो थे वो लागू हो गए थे। वैसे तो संविधान जो था वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन नागरिकता, सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शंस हो गए, चुनाव हो गए, अस्थायी सदन हो गया, ठीक है, और अन्य कुछ प्रावधान जो थे वो 26 नवंबर 1949 को ही जो थे वो लागू हो गए थे। संविधान सभा के जो अनेक अन्य कार्य थे, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए थे। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को जो था वो अपनाया था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। जब संविधान बना था उसमें जो थे वो 395 अनुच्छेद, 22 पार्ट्स, 22 भाग थे और 8 जो थी वो अनुसूचियाँ थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जो है वो जाना जाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं सौरमंडल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वे आपका बृहस्पति है, जुपिटर है। सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका बुध है, मरकरी है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सैटेलाइट जो है वो कौन है, वो चंद्रमा है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है बुध है, और सूर्य से सबसे दूर जो स्थित ग्रह भी आपका वरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है वो आपका शुक्र है, वीनस है। सबसे अधिक चमकीला तारा शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला तारा जो ग्रह जो है वो शुक्र है। और सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वो साइरस है, डॉग स्टार है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वह आपका बृहस्पति है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है वह कोल्डेस्ट प्लैनेट जो है वो आपका नेपच्यून है, वरुण है। और सबसे अधिक भारी ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति है। और इम्पोर्टेंट आपने याद रखना है हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। हॉटेस्ट प्लैनेट जो है सबसे गर्म जो ग्रह है, ठीक है, सबसे गर्म जो है
वे आपका वीनस है, यानी कि शुक्र जो ग्रह है वे आपका सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद रात्रि में लाल दिखाई देने वाला जो ग्रह है वे आपका मंगल है, ये आपने याद रखना है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो डीमोस है। नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, किसे पृथ्वी को भोर का तारा, सांझ का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो है वो किसे कहा जाता है, वे शुक्र ग्रह को कहा जाता है, यानी कि वीनस को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन जो है वो अर्थ ट्विन जो है वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। वीनस को सौंदर्य का देवी शुक्र को कहा जाता है। हरा ग्रह ग्रीन प्लैनेट जो है वो अरुण को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। यूरेनस को कहा जाता है। विशाल लाल धब्बे वाला जो ग्रह है आपका बृहस्पति को कहा जाता है। ये हो गए कुछ आपके सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं HPU BEd एंट्रांस के लिए इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, जो मेनली ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए थे HPU द्वारा। उनको हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया, जो मेनली आपको आगामी HPU BEd एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक्स जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU BEd एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शंस की, HPG के, इंडियन जीके, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, सभी सेक्शन का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने कर देना है। उसके बाद आपको प्रोडक्टेड PDFs प्रोवाइड कर दी जाएंगी। PDF प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप HPU BEd एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।